हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है रेसिस्टिविटी। तो जिस तरह से आप लोगों ने हमारे सारे वीडियोस को देखे हुए हैं कि किस तरह से मैंने तोड़ तोड़ के अच्छे से एक एक टर्म्स को समझाया है, तो आज रेसिस्टिविटी को भी मैं वैसे ही एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ ही साथ रेसिस्टिविटी से जुड़े जितने भी टर्म्स आएंगे उसे भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ पूरा वीडियो में बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना तो इसका थियरी में ना ही इसके न्यूमेरिकल्स में। तो फिर बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। तो बच्चों, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में जाना था और रेसिस्टेंस के साथ साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि वो सारे फैक्टर्स कौन से हैं जिससे रेसिस्टेंस अफेक्टेड होता है। जी हां बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से रेसिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता था, रेसिस्टेंस बढ़ता था या घटता था। वो सारे क्या क्या टर्म्स थे? वो सब थे, पहला हम लोगों ने देखा था रिलेशन, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था। दूसरा रिलेशन देखा था, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखा था ना हम लोगों ने। यहां पर आर क्या था? रेसिस्टेंस। एल क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और यहां पर आर क्या था? रेसिस्टेंस। और यहां था एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर में हम लोगों ने ये बात किया था, हम लोगों ने देखा था कि ये कंडक्टर का लेंथ, ये अगर वायर है तो इस वायर का लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। यदि लेंथ जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ जाता था। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन था? ये वाला पार्ट मैंने दिखाया था कि जिस पार्ट में करंट फ्लो होता है, सिर्फ जितना पार्ट से करंट फ्लो होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए 1/a मैंने लिखा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो सीधी बात ये थी कि यदि किसी वायर का या यदि किसी कंडक्टर का आप लेंथ बढ़ा देंगे, आप लंबाई को बढ़ा देंगे, तो उस वायर में या उस कंडक्टर में आपका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि वो अच्छे से उसमें करंट पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग कभी भी कोई सर्किट बनाते हैं, घर पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाते हैं, तो कोशिश करते हैं वायर ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबा वायर होगा तो उससे अच्छा करंट पास नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये रिलेशन को देखा हुआ है। तो ये लंबाई रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। और उसी के जस्ट ऑपोजिट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर की मोटाई। तो जितना मोटा वायर उतना कम रेसिस्टेंस, यानी कि उतना अच्छा करंट फ्लो, और जितना पतला वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, उतना कम करंट फ्लो। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन हम लोगों ने देखा हुआ था। अब यदि मैं इसे इक्वेशन 1 मान दूं, इसे इक्वेशन 2 कह दूं, तो दोनों को अगर सम करेंगे, दोनों को अगर मिलाएंगे, रेसिस्टेंस ये भी है, रेसिस्टेंस ये भी है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाना चाहेंगे, तो हम लोगों ने देखा इस पूरे के पूरे चैप्टर में कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां पर भी हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो हो जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L/A। इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर, ये रो जो है, इसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं वो देख लीजिए। इसको पढ़ेंगे RHO, दैट इज रो। रहो नहीं पढ़ेंगे इसको, दैट इज रो। तो ये रो है रेसिस्टिविटी। रो क्या है बच्चों? रेसिस्टिविटी। ठीक है, और बाकी के टर्म्स तो आपको पता ही होगा। L क्या है अपना? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों,
तो ये टर्म्स आपके क्लियर हो गए। अब इससे यहां रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू हो जाएगा इधर R, यहाँ A इधर आ जाएगा बाय लेंथ। ये आपको मिल गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब ये रेसिस्टिविटी होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि मेन तो कहानी इसी रेसिस्टिविटी की है ना। हम लोग आज रेसिस्टिविटी को ही समझने वाले हैं। तो रेसिस्टिविटी अब क्या होता है थोड़ा सा ठीक से समझिए बच्चों। रेसिस्टिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं पहले देता हूं, वो एग्जांपल आप समझ जाएंगे, रेसिस्टिविटी यूं समझ जाएंगे। तो वो एग्जांपल ये है, मान लेते हैं कि आप दुकान गए और दुकान से 10 kg शुगर लाए खरीद के, 10 kg शुगर लाए खरीद के 400 रुपये में, 10 kg शुगर लाए 400 रुपये में। और अगर आप आलू भी लाए हैं खरीद के, तो आलू मान लेते हैं 15 kg लाए, उसके लिए लगा आपको 300 रुपया। तो 10 kg आपने शुगर खरीदा 400 में, 15 kg आपने पोटैटो खरीदा 300 में। ठीक है, अब समझिए, ये आप अगर घर लेके आते हैं तो आपको पूछा जाए कि कितना प्राइस लग गया 10 kg पोटैटो का, 10 kg शुगर का, तो आप बताओगे 400। अगर आपको पूछा जाए कि पोटैटो का कितना प्राइस लगा 15 kg का, तो आप बताओगे 300। ये प्राइस था, टोटल जितना क्वांटिटी था उसका ये प्राइस था। लेकिन बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर रेट क्या था, इस शुगर का रेट क्या था, रेट का मतलब पर केजी इसका प्राइस क्या था, तो इसका पर केजी आप बताओगे प्राइस कि 1 kg का प्राइस था 40 रुपीज। अच्छे से समझिएगा, ये 400 जो था वो 10 kg का टोटल प्राइस था, वहीं साथ ही ये 40 रुपीज यूनिट प्राइस था। कितने का, यूनिट क्वांटिटी का, यानी कि 1 kg का, 1 kg का प्राइस ये 40 रुपीज था। उसी तरह से अगर हम पोटैटो की बात करें तो ये 300 रुपीज था 15 kg पोटैटो का प्राइस। अगर मैं 1 kg का निकालने की कोशिश करूं तो 1 kg का हो जाएगा 20 रुपीज, 1 kg का प्राइस हो जाएगा 20 रुपीज। अब बच्चों जो बात है समझने वाली वो ये है कि ये भी प्राइस था, ये भी प्राइस था, दोनों सेम ही चीज था। 400 भी शुगर का ही प्राइस था और 40 भी शुगर का ही प्राइस है। उसी तरह से 20 भी पोटैटो का प्राइस था, 300 भी पोटैटो का प्राइस था। बट दोनों में अंतर क्या था, अंतर ये था कि ये टोटल क्वांटिटी का प्राइस था, ये यूनिट क्वांटिटी का प्राइस था। अंतर समझ में आ रहा है, ये टोटल क्वांटिटी का प्राइस था, ये यूनिट क्वांटिटी का प्राइस था। बस इतना सा ही अंतर है ना। सेम टू सेम यहां पर रेसिस्टेंस के साथ और रेसिस्टिविटी के भी साथ है। रेसिस्टेंस हो गया आपका ओवरऑल कंडक्टर में जितना रुकावट पैदा हो रहा है, ओवरऑल उसका वैल्यू हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर इस कंडक्टर की बात करें तो इस कंडक्टर को अगर मान लेते हैं, ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर 10 ओम है, तो 10 ओम कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे कंडक्टर का रुकावट का गुण है, इस पूरे कंडक्टर में रुकावट का जो प्रॉपर्टी है वो कितना है भाई, 10 ओम है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि आखिर यूनिट लेंथ अगर इसका ले लें और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें, यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये 1 मीटर अगर मैं इसका लेंथ ले लूं, लेंथ को यदि मैं 1 मीटर ले लूं और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी यदि मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो हो गया ना यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेते हैं और वहां पे जब हम लोग रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो वो रेसिस्टेंस कहलाता है रेसिस्टिविटी। समझ में आया ना। देखिए ये पहले जो रेसिस्टेंस मैंने बोला था वो भी वही चीज है और रेसिस्टिविटी जो मैंने बोला वो भी सेम चीज है। जिस तरह से यहां पर ये यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस में डिफरेंस था, बस उतना सा ही डिफरेंस है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। रेसिस्टेंस हो गया आपका ओवरऑल प्राइस और रेसिस्टिविटी हो गया आपका यूनिट प्राइस। यानी कि रेसिस्टेंस हो गया ओवरऑल कंडक्टर का रुकावट का जो प्रॉपर्टी है वो हो गया, और यूनिट लेंथ या यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर जितना रुकावट का प्रॉपर्टी होगा वो कहलाएगा रेसिस्टिविटी। समझ में आया बच्चों। अब यहां पर देखिए कि इस फॉर्मूला से किस तरह से रेसिस्टिविटी
और रेसिस्टेंस इक्वल हो सकता है। अभी मैंने बोला रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस एक ही हो जाएगा। कंडीशन कब? जब आप यूनिट लेंथ ले लीजिए और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। यहां से अगर मैं दिखा दूं, यदि मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, एल को यानी लेंथ को 1 मीटर ले लूं, तो क्या हो जाएगा मेरा रेसिस्टिविटी? देखिए तो यहाँ ये हो जाएगा, ये इंटू 1/1 इक्वल्स टू रो, तो 1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू रो। मिल गया ना? रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों सेम मिल गया ना? बिल्कुल, ये दोनों सेम ही है, बट कंडीशन क्या है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये लेंथ कंडक्टर का दोनों यूनिट होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए, दोनों 1 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि रेसिस्टेंस तो मैंने पिछले वीडियो में ही क्लियर किया था, यहां पर भी थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी पड़ गया, क्योंकि रेसिस्टेंस को आप समझ जाओगे तो ही रेसिस्टिविटी समझ में आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम चीज है ना। बिल्कुल, जिस तरह ये प्राइस और ये प्राइस दोनों सेम था, अंतर बस इतना था, ये यूनिट प्राइस था, ये टोटल क्वांटिटी का प्राइस था। अब इसका अगर मैं यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिला? रो इक्वल्स टू RA/L। तो R यानी कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बाय लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ये 1 मीटर, ये इधर के मीटर के साथ कैंसिल आउट, तो रो का जो यूनिट होगा ओम मीटर, ओम मीटर। ये हो गया एरिया, ये हो गया रेसिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब यहां से रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये तो आप अपने से भी बता सकते हो। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वही रेसिस्टिविटी होता है। यूनिट लेंथ ले लीजिए, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, तो उससे जो रेसिस्टेंस आएगा वही रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों के बीच जो रिलेशन है वो भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने ये रिलेशन को अच्छे से समझ लिया है। ये रिलेशन अच्छे से समझ गए, न्यूमेरिकल्स यूं ही बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से रेसिस्टिविटी भी अफेक्टेड होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे? लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, टेम्परेचर था, नेचर ऑफ द कंडक्टर था। ये सारे चीजों की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ता था या घटता था। यहां हम लोग अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो चीजें क्या है जिनकी वजह से ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा। तो रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो क्या नहीं है वो बताते हैं। हम लोग यहाँ जो लेंथ देखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो ना तो लेंथ की वजह से रेसिस्टिविटी कम या ज़्यादा होता है, ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से रेसिस्टिविटी कम या ज़्यादा होता है। होपफुली आप अगर इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो इसी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब कैसे, वो देखिए, अभी अभी मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर का रेसिस्टेंस अपना कुछ होगा, लेकिन रेसिस्टिविटी कितना होगा? जब 1 मीटर लेंथ ले लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे ना रेसिस्टिविटी। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ मेरा 1 मीटर है, तो इस वायर का रेसिस्टिविटी इतना दूर में सिमट जाएगा, इतना दूर में ही हो जाएगा ना, इसका रेसिस्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगा। इधर अब आप लेंथ कितनी भी बढ़ा दो, इस वायर का लेंथ आप कितनी भी बढ़ा दो, इसका वैल्यू कोई चेंज होगा क्या? यहाँ का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा था कि लेंथ को आप अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेसिस्टिविटी में कभी भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी समझ लीजिए। मान लेते हैं ये वायर को अभी इतना मोटा कर दिए, इतना मोटा कर दिए। ये वायर पहले इतना मोटा था, अब ये इतना मोटा हो गया, इतना मोटा। बच्चों अभी अभी मैंने बोला ये वायर अगर मोटा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली घट जाता था, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेसिस्टेंस घट गया। बट रेसिस्टिविटी तो एक बार फिर से उतना ही हम लोग कंसीडर करेंगे। हमको इतना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब नहीं है, हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चाहिए? सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, इतना ही चाहिए। लेंथ कितना चाहिए? सिर्फ इतना ही चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का फिर से एक बार वैल्यू कितना होगा? उतना ही होगा जितना पहले था। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आया। आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए फिर भी रेसिस्टिविटी उतना ही रहा, आप लेंथ बढ़ा दिए फिर भी रेसिस्टिविटी उतना ही रहा।
तो ना तो लेंथ ना तो ब्रेथ, यानी कि डायमेंशन चेंज करने से आपका रेसिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लेंथ बढ़ा दो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, रेसिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो फिर आपका रेसिस्टिविटी में चेंजेस आ जाएंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से रेसिस्टिविटी में चेंजेस जरूर आएंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से कि टेम्परेचर, यानी कि रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले पहले फैक्टर कौन होंगे, टेम्परेचर होंगे। दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो अलग अलग नेचर का कंडक्टर आप लेंगे तो फिर रेसिस्टिविटी भी अलग अलग हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका ये कंडक्टर का नेचर के अनुसार से रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी चेंज होती है। तो आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि उससे भी ज़्यादा अच्छा लग गया तो वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट को टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।